Good morning, all of you. Today's topic is burn. We have read about burn first. Definition देख लेते हैं. Burn होता क्या है? Burn is defined as a wound caused by an exogenous agent leading to coagulative necrosis of the tissue. बर्न क्या होता है? बर्न एक ऐसा वुंड होता है जो कि एक्सोजिनस एजेंट से टिश्यू बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है. एक्सोजिनस एजेंट्स मीन्स बाहर का कुछ तत्व या फिर जैसे आग हो गई, जैसे केमिकल हो गया, इन सब से होने वाला वुंड जिसे हम एक्सोजिनस एजेंट से होने वाला वुंड कहते हैं, उसमें क्या होगा? नेक्रोसिस होगी टिश्यू की और टिश्यू डैमेज हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज बर्न. टाइप्स. ठीक है, तो हमने बर्न देख लिया. उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे. टाइप्स में थर्मल बर्न, केमिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न्स, कोल्ड बर्न्स और रेडिएशनल बर्न्स. ठीक है. नाउ वी हैव टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप्स ऑफ बर्न्स. फर्स्टली हम देखेंगे थर्मल बर्न्स. थर्मल बर्न होता क्या है? स्काल्ड बर्न्स. दीज आर स्काल्ड बर्न्स. नॉर्मली वी आर सेड टू बी स्काल्ड बर्न्स. ठीक है. मोस्ट फ्रीक्वेंट इन होम इंजरीज like hot water, liquid and food are most common cause. मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो घर में जो इंजरीज़ होती हैं, जैसे कि गर्म पानी से जलना, किसी लिक्विड का बॉडी पर गिर जाना, और फूड आर मोस्ट कॉमन कॉजेज. जैसे घर में खाना बनाते बनाते गर्म खाना, तेल गिर गया, गर्म पानी गिर गया, गर्म पानी करते करते, या फिर कोई होम मेड इंजरीज़ जो कि घर में काम करते समय जो इंजरीज आ जाती है उसे थर्मल बर्न्स कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होती है. हॉट वाटर, लिक्विड्स कोई भी हो, फूड, खाना वाना जो बनाते हैं किचन में, उस टाइप का जो बर्न होता है वो थर्मल बर्न में आता है. इसमें टेम्परेचर होगा अबाव देन 136 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर 136 डिग्री से ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो ही बर्न होगा, अगर कम होगा तो बर्न नहीं होगा. फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ये सब बर्न है, आगे पढ़ेंगे. लेकिन 136 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा अगर बर्न हुआ है या फिर इससे ज़्यादा जला है कुछ, तो ही वो बर्न केसेस में आएगा. ठीक है. और अगर मान लीजिए 111 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है या फिर टॉलरेटेड है फॉर लॉन्ग पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल बर्न्स. केमिकल बर्न्स क्या होगा? कॉमन इन इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज बट कैन ऑकर एट होम ऑल्सो. केमिकल बर्न्स वो बर्न्स जो कि अधिकतर इंडस्ट्री में होते हैं, फैक्ट्रीज़ में होते हैं, बट कैन ऑकर एट होम ऑल्सो. घर में भी हो सकते हैं. जैसे एसिड हो गया, एसिड गिर गया, इससे बर्न होना. इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं. उन सब का बर्न से जो बर्न होगा वो केमिकल बर्न कहलाएगा. ठीक है. कॉज बाय कंसनट्रेटेड एसिड और अल्कली. आ गया ना, कंसनट्रेटेड एसिड और अल्कली से ज़्यादा एसिडिक होगा और ज़्यादा अल्कलाइन होगा तो उससे भी बर्न कॉज हो सकता है. एसिड आर मोर कॉमन देन अल्कली. एसिड सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हर घर में एसिड भी अवेलेबल है, फिनाइल्स अवेलेबल है. फिनाइल्स नहीं, एसिड अपने रहते हैं अधिकतर. तो एसिड से अधिकतर बर्न होता है घर में भी, और जो दूसरे केमिकल्स हैं उनसे इंडस्ट्रीज़ में या फिर फैक्ट्रीज़ में. ठीक है. चौथा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल बर्न. इलेक्ट्रिकल बर्न से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी से होने वाला बर्न, तो इलेक्ट्रिकल बर्न होता है. जैसे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का तार पकड़ लिया हो तो बर्न, कहीं बोर्ड में स्विच में हाथ लग गया है तो बर्न,
या फिर कहीं भी वायरिंग या इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाला जो बर्न होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी बर्न में लेते हैं। वर्स देन अदर टाइप ऑफ बर्न विद एंट्री एंड एग्जिट वुंड्स। बहुत कम माना जाता है कि बहुत कम केसेस इलेक्ट्रिकल बर्न्स के आते हैं, वरना अधिकतर होम में जो केसेस होते हैं, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न के बहुत कम केसेस आते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल केस 10%, 100 में से 10% होते ही होते हैं। मैं स्टॉप द हार्ट एंड डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या होता है? हार्ट की एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस कर देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स एक ऐसा बर्न है, इलेक्ट्रिसिटी को छूते ही इम्पल्स जनरेट होंगे और वो इम्पल्स पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ अटैक करेंगे? हार्ट पे, टिश्यू जहाँ लगा है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बर्न जहाँ लगा है वहाँ के टिश्यू और सेल्स डैमेज हो जाएंगे। वहाँ फिर हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है अपना इलेक्ट्रिकल बर्न्स। फिफ्थ टाइप वी हैव टू सी रेडिएशन बर्न्स। रेडिएशंस से होने वाले बर्न्स को हम रेडिएशन बर्न्स में लेंगे। कॉजेज ड्यू टू रेडिएशन, जितने भी रेडिएशन हैं, सिटी स्कैन, MRI, रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन्स जो होते हैं, कोई मशीन फट गई, कोई दुर्घटना हो गई, मशीन से निकलने वाला रेडिएशन, जैसे एक्सरे में जाते हैं वहाँ का रेडिएशन अलग होता है। सिटी स्कैन, MRI, इन सब का बहुत ज़्यादा रेडिएशन का चांसेस होता है और इन्हीं को हम रेडिएशन बर्न्स में लेते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब अभी सुनने में आता है हमेशा न्यूज़ में कि यहाँ से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर चलते थे, उसमें भी बहुत, जो पिछला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का यूज़ हुआ था। अभी भी सुनने में आता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बना रहे हैं, चाइना है। तो ये सब रेडिएशन बर्न्स के अंदर आएंगे। जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बर्न्स। बर्न्स की क्या फिजियोलॉजी होती है? ठीक है। फ्लूइड शिफ्ट होगा। फ्लूइड शिफ्ट में हम देखते हैं पीरियड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन आ जाती है बॉडी में, वेरी सीवियर इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी एंड हैविंग सम small droplets of water like structure we have to seen in the burn patients. ठीक है। Vessel adjacent to burn injuries dilated, hydrostatic pressure and increase capillary permeabilities. Continuous leak of plasma from intravascular space to interstitial space. Associated imbalance of fluids, electrolyte and acid bed occurs. Hemo concentration lasts 24 to 36 hours. अब फ्लूइड शिफ्ट में क्या क्या होता है? एक तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन बॉडी में आएगा। दूसरी चीज़, वेसल्स, ब्लड वेसल्स एडजेसेंट ऑफ बर्न इंजुरीज डायलेट करेगी ब्लड वेसल्स। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, जो सेल्स के और टिश्यूज़ के बीच में जो प्रेशर होता है वो बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। और कैपिलरी जो परमिएबिलिटी हो वो भी बढ़ेगी। कैपिलरीज होती हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ेगी। कंटिन्यूसली लीक ऑफ प्लाज्मा लीक करेगा इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियल स्पेस में। कहाँ पर? इंट्रावास्कुलरली, वसल्स में और इंटरस्टिशियल स्पेस में कंटिन्यूसली लीक ऑफ प्लाज्मा होगा और उसी के कारण एडिमा भी आएगा और बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा इस कंडीशन में। ठीक है, इसलिए हम इसे फ्लूइड शिफ्ट में रखेंगे। क्या क्या होगा? फ्लूइड रीमोबिलाइजेशन में भी हम देखेंगे कैपिलरीज लीक कॉजेस केसेस एंड फ्लूइड शिफ्ट बैक इनटू द सर्कुलेशन में वापस फ्लूइड शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। रिस्टोर रीनल परफ्यूजन,
रीनल परफ्यूजन होगा, फ्लूइड बैलेंस होगा, फिर इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन एंड डायूरेसिस, कंटिन्यूस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना पड़ेगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, ये सब कंडीशंस फ्लूइड रिमोबिलाइजेशन में करना पड़ेगी। ठीक है। रेस्पॉन्स टू बर्न को रिस्पॉन्स करने के लिए फिर क्या क्या फेजेस स्टार्ट होंगे। जैसे ही बर्न होगा फेजेस में हम पढ़ेंगे इसको क्या क्या होगा। एमरजेंट फेज, फर्स्ट जैसे ही बर्न हुआ एमरजेंट फेज आया। ठीक है। एमरजेंट फेज में क्या क्या होगा, जैसे ही बर्न हुआ, कोई इंजरी हुई, बर्न इंजरी हुई, वैसे ही एमरजेंट फेज स्टेज फर्स्ट आएगा। पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले कैटाकोलामाइन्स रिस्पॉन्स आएगा, जहाँ बर्न हुआ है वहाँ पर रेडनेस और जो कैटाकोलामाइन्स है वो इकट्ठा हो जाएंगे, स्वेलिंग रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। टैकीकार्डिया होगा बहुत ज़्यादा, और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, टैकीपनिया होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी, माइल्ड हाइपरटेंशन भी होगा, माइल्ड एंजाइटी भी होगी। इन सब को फर्स्ट फेज़ में रखा गया है जो कि एमरजेंट फेज़ है। ठीक है। अब सेकंड हमारा फ्लूइड शिफ्ट फेज़ है। सेकंड जो स्टेज होती है फ्लूइड शिफ्ट फेज़, इसमें क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट होगा कहाँ, इसका पहले तो हम लेंथ देख लेते हैं। 18 से 24 घंटे के बीच में फ्लूइड शिफ्ट बहुत ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है। बिगिनस आफ्टर इमरजेंट फेज़, जैसे ही इमरजेंट फेज़ ख़त्म हुआ वैसे ही फ्लूइड शिफ्ट का रिस्पॉन्स होना चालू हो जाएगा। रीचेस पीक लेवल इन 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे में अपने पीक लेवल पे ये रिस्पॉन्स होगा, जिसमें फ्लूइड जो शिफ्ट होगा वो बहुत तेज़ी से होगा और बहुत ज़्यादा होगा। डैमेज सेल इनिशिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन आएगा, और डैमेज सेल्स क्या करेंगे, उनको हील अप करने के लिए या फिर जो कि उनको वहाँ से फ्लूइड जो बैलेंस है वो स्टार्ट होगा। डैमेज सेल इंसिडेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू सेल्स को ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि वो हील हो पाए जल्दी से। शिफ्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस टू एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेसेस, फ्लूइड का शिफ्ट होगा। शिफ्ट कहाँ से होगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर से इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर में। ठीक है। थर्ड स्टेज अपना आएगा जो कि हाइपर मेटाबॉलिक फेज़ आएगा। ठीक है। लास्ट 4 days to वीक, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रह सकता है। लार्ज इंक्रीज इन बॉडी नीड फॉर न्यूट्रिशन एज इट रिपेयर्स इटसेल्फ, खुद से रिपेयर होने में उसे कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं। इसे हाइपर मेटाबॉलिक फेज़ कहते हैं। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो बढ़ेगी, इसीलिए इसका नाम हाइपर मेटाबॉलिक फेज़ दिया गया है और स्टेज 3 में दिया गया है। स्टेज 4 में क्या होगा, रिजोल्यूशन फेज़। स्टेज 4 आएगी, इसमें रिसोल्यूशन होगा, रिजॉल्व होगा, स्कार फॉर्म होगा, स्कार बन जाते हैं जलने के बाद में, कटने के बाद में। कभी आपने देखा होगा कि स्कार बन जाते हैं, उसमें धब्बे रह जाते हैं काले, वो होगा। जनरल रिहेबिलिटेशन एंड प्रोग्रेशन टू नॉर्मल फंक्शंस, जनरल रिहेबिलिटेशन होगा और प्रोग्रेशन टू नॉर्मल फंक्शन में आने के लिए ये जो फेज़ है ये दिखाया गया है, स्टेज 4 रिजोल्यूशन फेज़, जिसमें कि स्कार बनेगा और पूरी तरह से हिल होने की फंक्शंस होंगे इसमें। ठीक है। अब हमें इसमें कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। देयर आर सम क्लासिफिकेशंस ऑफ बर्न्स, वी हैव टू चेक दिस आउट। फर्स्ट डिग्री बर्न, तो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट डिग्री बर्न, सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न, डीप सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट डिग्री बर्न देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न जैसे ही होगा, जैसे हम घरों में अधिकतर देखते हैं कि छोटा मोटा बर्न जो कि सुपरफिशियल स्किन को हमें बर्न कर देता है, वो हम फर्स्ट डिग्री बर्न में मानेंगे। जैसे कि रेडनेस ऑफ स्किन हो गया, पेन एट बर्न साइड, पेन हो गया, इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिर्फ सुपरफिशियल लेयर जो है वो बर्न हुई है। ब्लंच टू टच करने में बहुत ज़्यादा ब्लंच हो रहा है ना। हैव एन इंटेक्ट, एक इंटेक्ट एपिडर्मल बैरियर बन जाएगा। ठीक है। डू नॉट रिजल्ट इन स्कारिंग, जो कि स्कार पैदा नहीं करेगा, स्कार बनेगा नहीं इसमें। ईजी सनबर्न, माइनर एक्सीडेंट। एग्जाम्पल इसका दिया गया है हमें
सनबर्न्स और माइनर एक्सीडेंट, जो माइनर छोटे मोटे, जो कि जैसे मोमबत्ती हल्का सा जल गया, या फिर थोड़ा बहुत हॉट वाटर है और जिससे स्किन अपनी थोड़ी सी लाल लाल हो जाती है, जहाँ पे हल्का पेन होता है और रेडनेस ऑफ स्किन और बर्न साइड के ऊपर पेन होगा, और ऊपर की सिर्फ सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस जिसमें इन्वॉल्व होगी, इसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न में लेंगे। और इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे तो ट्रीटमेंट सिर्फ टॉपिकल चीज़ें इसमें यूज़ होगी, जैसे कि सूदिंग एजेंट्स होंगे जो कि एनसेड होंगे, या फिर जैसे क्रीम और ट्यूब्स नहीं लगाते हम, क्रीम जो आते हैं एनसेड्स में बहुत सारे क्रीम आते हैं, इसको हल्का फुल्का बर्न में लगाने के काम आते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री बर्न। अब देखेंगे हम सेकंड डिग्री बर्न। देयर सेकंड डिग्री बर्न इंटेंस स्किन, थोड़ी इंटेंस होगी, वाइट और रेड स्किन, वाइट पड़ेगी और रेड पड़ जाएगी स्किन। ब्लिस्टर्स होंगे, इन्वॉल्व्स डर्मिस एंड पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस, डर्मिस और डर्मिस की पेपिलरी लेयर दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। स्पेयर्स हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, इट इज़ हेयर फॉलिकल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कि हेयर फॉलिकल्स से जड़ें होती हैं, वहाँ तक इसका फैलाव हो जाएगा सेकंड डिग्री का, और जो स्वेट ग्लैंड होती है वो इससे प्रभावित होगी, इसीलिए इसको सेकंड डिग्री बर्न में रखा गया है। इरिथेमेटस एंड ब्लांच टू टच, टच में बहुत ज़्यादा ब्लांच होगा, और इरिथोमेटस होगा साथ में, वेरी पेनफुल होगा और सेंसिटिव होगा बहुत ज़्यादा। नो और मिनिमल स्कारिंग नहीं होगी, या फिर बहुत कम स्कारिंग होगी। स्पॉन्टेनियस री एपिथेलाइज फ्रॉम रिटेन्ड एपिडर्मिस स्ट्रक्चर इन 7 to 14 days, 7 से 14 दिन के अंदर स्पॉन्टेनियस री एपिथेलाइजिंग फ्रॉम रिटेन्ड एपिडर्मिस स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर बनने में फिर 7 से 14 दिन लगेंगे, और धीरे धीरे वही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड डिग्री बर्न्स में इंजरी कैसी होगी? इंजरी टू डीपर लेयर ऑफ डर्मिस, रेटिकुलर डर्मिस, इसमें डीपर लेयर में इंजरी होगी। जैसे कि फर्स्ट डिग्री में कैसा था, सुपरफिशियल एपिडर्मिस सिर्फ इन्वॉल्व हुई थी, उसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न में लेंगे। और सेकंड डिग्री बर्न में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंजरी में डीपर लेयर हमारी इंजर्ड हो रही है। जैसे कि आप इसमें हम इसमें देख सकते हैं, इसका जो इमेज है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वाइट और रेड स्किन हो गई है, थोड़ी सी एपिडर्मिस और डीपर लेयर्स की प्रभावित हुई है। अपीयर्स पेल एंड मॉटल्ड, येलो टाइप की हो जाएगी, कभी कभी येलो हो जाती है, मॉटल्ड हो जाती है। डू नॉट ब्लांच टू टच, प्लांट नहीं होती टच में। कैपिलरी रिटर्न स्लगिश और एब्सेंट, कैपिलरीज में स्लगिश होगी या फिर एब्सेंट होगी। टेक 30 to 45 days टू हील, उसमें 7 से 14 दिन हील होने में लग रहे थे, यहाँ पर 13 से 45 दिन हील होने में लगेंगे। रिक्वायर्स एक्सेशन ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग, यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होगा? वहाँ हमने फर्स्ट डिग्री में देखा था कि टॉपिकल लगा के हम टॉपिकल से इसको ठीक कर सकते थे, ट्रीटमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे रिक्वायर्स एक्सेशन और स्किन ग्राफ्टिंग, इसमें एक्सेशन भी लगाना पड़ सकता है, स्किन ग्राफ्टिंग भी होगी, उसी को हम सेकंड डिग्री बर्न में लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं हम थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होगा? ड्राई लिथार्जी स्किन, सूखी स्किन बिल्कुल, लिथार्जी, लीथरी स्किन होगी। वाइट डार्क ब्राउन स्किन हो जाएगी। इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उसमें क्या था, दोनों में सेंसेशन भी था और डीपर लेयर में था, लेकिन यहाँ पर सेंसेशन भी लॉस हो रहा है, ठीक है, इसीलिए थर्ड डिग्री में रखा गया है। ऑल डर्मल लेयर्स टिश्यूज़ में भी इन्वॉल्व, सारी डर्मल लेयर, डर्मिस, एपिडर्मिस, मसल्स, नहीं इसमें डर्मल लेयर्स और टिश्यूज़ सारे यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑलवेज रिक्वायर सर्जरी, इसके अंदर सिर्फ सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, टॉपिकल से कुछ नहीं होगा, ग्राफ्टिंग से कुछ नहीं होगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसमें देखना पड़ेगा। फोर्थ डिग्री बर्न में क्या होगा? इन्वॉल्व स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन मसल्स बोन। फोर्थ डिग्री बर्न बहुत ही ज़्यादा बर्न को बोला जाता है, जिसमें कि इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन के नीचे के स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मसल्स हो गए, हमारे बोन्स हो गए, हड्डियों तक जलना या मसल्स तक जलना। फोर्थ डिग्री बर्न प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से जो जल जाता है, उसे हम फोर्थ डिग्री बर्न में देखेंगे। रूल्स ऑफ 9, असेसमेंट ऑफ बर्न कैसे करेंगे हम? रूल ऑफ 9 लगा के, एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें रूल ऑफ 9 हम लगाते हैं। रूल ऑफ 9 क्या होता है? बेस्ट यूज़ फॉर लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया के लिए बहुत बेस्ट रूल है। जैसे कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में ये रूल नहीं होता है, लेकिन जो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री होती है उसमें हम इसे
अधिकतर यूज़ करते हैं रूल ऑफ 9 को, ठीक है, जिसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कितने कितने परसेंट बर्न्स हैं वो शो ऑफ किया गया है रूल ऑफ 9 में। ये इमेज देख पा रहे हैं आप, असेसमेंट ऑफ बर्न्स के नीचे जो इमेज बना हुआ है रूल ऑफ 9 का, यही है रूल ऑफ 9 और इसका फंडा। बेस्ट यूज़ फॉर लार्ज सरफेस एरिया, सबसे बेस्ट यूज़ कब होगा इसका, जब लार्ज सरफेस एरिया इन्वॉल्व होगा बर्न में, ठीक है। एक्सपीडिएंट टू मेजर एक्सटेंट ऑफ बर्न, ये बहुत अच्छा टूल है बर्न को मेज़र करने के लिए। अधिकतर हम इसी से बर्न को, जो हाई डिग्री बर्न होता है, जो 4 डिग्री 3rd डिग्री 4th डिग्री बर्न होता है, उससे हम रूल ऑफ 9 से उसे हम कैलकुलेट करते हैं या फिर मेज़र करते हैं। रूल ऑफ पाम, बेस्ट यूज़ ऑफ बर्न 10% बिलो, अगर 10% से कम बर्न है तो हम रूल ऑफ पाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट देखेंगे हम, मैनेजमेंट में क्या होगा, प्री हॉस्पिटल केयर होगी, इंश्योर। प्री हॉस्पिटल केयर क्या होगी, हॉस्पिटल ले जाने से पहले की जो केयर करना है, जो बर्न हुआ है, जैसे इंडस्ट्री में हुआ है, होम में हुआ है या फिर कहीं केमिकल फैक्ट्रीज़ में हुआ है, तो प्री हॉस्पिटल केयर में हम क्या क्या देखेंगे मैनेजमेंट में। इंश्योर रेस्क्यूअर सेफ्टी, रेस्क्यूअर की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, जो रेस्क्यू कर रहा है उसकी भी सेफ्टी होनी ज़रूरी है। स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, स्टॉप ड्रॉप एंड फॉल, स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, जो जल रहा है उसको बंद करना, स्टॉप करना, ड्रॉप एंड फॉल, गिरना या फिर किसी भी चीज़ का उसे वहाँ से हटाना, सीधी सी बात। चेक फॉर अदर इंजरीज़, दूसरी इंजरीज़ को देखना, जैसे मान लो प्री हॉस्पिटल केयर में इंश्योर करना हमें सेफ्टी रेस्क्यूअर की, जो रेस्क्यूअर है जैसे जहाँ बर्न हुआ है उस जगह से हमें बर्निंग प्रोसेस करना है, जो स्टॉप, ड्रॉप और फॉल, या तो जो जल रहा है उसको हटाना है वहाँ से, ड्रॉप करना है, फॉल करना है। चेक फॉर अदर इंजरीज, जो दूसरी इंजरीज हुई है उसे देखना है। ABC स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ABC में क्या आएगा, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, उसकी पेशेंट की एयरवे चेक करना है कि हाँ एयरवे ओपन है, ठीक से ब्रीथ ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, B में, और C में सर्कुलेशन देखना है कि हाँ उसका सर्कुलेशन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, पल्स चेक करना है। लो द रिपीट सेकंड सर्वे, और इसके बाद हम सेकंड सर्वे देखेंगे, सेकंड मैनेजमेंट देखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही बनेगी कि हमें प्री हॉस्पिटल केयर में ये इंश्योर करना है, ठीक है। कूल करना है बर्न वुंड को, ऑक्सीजन देना है पेशेंट को, एलिवेट करके रखना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए, एनाल्जेसिक देना है ताकि ज़्यादा दर्द ना हो, ज़्यादा पेन से भी पेशेंट शॉक में जा सकता है, कार्डियक शॉक हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा पेन होगा तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके अंदर। लेकिन अपने को एनाल्जेसिक्स देना बहुत ज़रूरी है, उसमें ऑक्सीजन भी देना बहुत ज़रूरी है, कूल करना बहुत ज़रूरी है वुंड को, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें मैनेजमेंट में है। और हमने प्री हॉस्पिटल केयर देख ली, अब हम हॉस्पिटल केयर देखेंगे। हॉस्पिटल केयर में ABCDEF इज़ द मेन प्रोसेस टू सी और टू चेक फॉर द पेशेंट ऑफ बर्न, ठीक है। ए से हम देखेंगे एयरवे कंट्रोल, ठीक है, एयरवे कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर एयरवे ओपन है कि नहीं है, सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। B से ब्रीदिंग होगा, वेंटिलेशन होगा, प्रॉपर ब्रीदिंग हो रही कि नहीं हो रही। C से सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन देखना है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पल्स कितनी आ रही है, हाइपोटेंशन में है, हाइपरटेंशन में है, या फिर ब्रेडी टैकीकार्डिया में है। D से डिसेबिलिटी देखना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है उसका कि नर्व फंक्शन ज़्यादा तो डैमेज नहीं हुए हैं। और एक्सपोजर, E से एक्सपोजर और एनवायरमेंटल कंट्रोल, कितना एक्सपोज हुआ है, एनवायरमेंटल कितना एक्सपोज हुआ है ये देखना है E से। और फ्लूड रेसिसिटेशन, फ्लूड देखना है, फ्लूड कितना देना है, कितना गया है, ठीक है। ये सब इसमें हॉस्पिटल केयर्स में आ जाएगा, ABCDE, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करके देखेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोटेंशियल बर्न एयरवे, एयरवे हम चेक करेंगे। एयरवे में क्या होगा, जिससे ज़्यादा बर्न होगा पेशेंट तो कभी कभी शॉक में चले जाता है, तो सांस नहीं ले पाता, उसके कारण भी कार्डियक शॉक, कभी कभी पेशेंट डेथ हो जाता है या फिर सर्टिफाइड हो जाता है। इसके लिए हम हिस्ट्री ऑफ बिगिन ट्रैप्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मोक एंड हॉट गैसेस और स्मोक बहुत बार पेशेंट
या फिर हाँ पेशेंट अपने बॉडी में ले लेता है जो कि इन्फेक्टेड धुआं होता है बहुत ज़्यादा और गैसेस होती है, कुछ हार्मफुल गैसेस होती है, वो सब इनहेल कर लेता है, तो उससे फिर एयरवे ब्लॉक होने के चांसेस या फिर दूसरी चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे बॉडी में टॉक्सिन्स का बढ़ना। ठीक है। बर्न ऑन द पैलेट और नसल म्यूकोसा और लॉस ऑफ ऑल द हेयर्स, बाल सारे जल जाना, म्यूकोसा में बर्न होना, पैलेट बर्न होना, नसल बर्न होना। इससे बर्न के बाद क्या होगा, कभी कभी पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, उसके लिए हमको ब्रीदिंग और एयरवेज का मेंटेन करके रखना है, तो हमें ये सब चीज़ें इसमें देखना है। इन द नोज डीप बर्न्स अराउंड द माउथ एंड नेक, माउथ और नेक, मुंह और नाक, गले के आसपास का जो डीप बर्न होता है उसके कारण कभी कभी पेशेंट को एयरवे ब्लॉक हो जाता है, और एयरवे अपने को सिक्योर करके रखना है ताकि एयरवे ब्लॉक ना हो, पेशेंट ठीक से सांस ले सके। ठीक है। बर्नड एयरवेज होगा, वही मैंने बताया अभी। अर्ली इलेक्टिव इंट्यूबेशन इज़ सेफेस्ट, जैसे ही पेशेंट आया इंट्यूबेशन की ज़रूरत है, एयरवे ओपन नहीं है प्रॉपर, अंदर बर्न है, ज़्यादा डिग्री बर्न हुआ है, तो उसका क्या करेंगे, फटाफट हम इंट्यूबेट करके सेव करेंगे क्या, एयरवे, ताकि वो उसको ब्रीदिंग हम दे सकें। डिले कैन मेक इंट्यूबेशन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, डिले होगा, जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इंट्यूबेट करने में पेशेंट को। ठीक है। जैसे जैसे डिले होगा वैसे वैसे स्वेलिंग भी बढ़ेगी, स्वेलिंग बढ़ेगी तो इंट्यूबेशन करने में दिक्कत आएगी। बी रेडी टू परफॉर्म एन इमरजेंसी क्रिकोथायरॉयडेक्टोमी इफ इंट्यूबेशन इज़ डिलेड। मान लीजिए कोई पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी में और उसका इंट्यूबेशन करने में आप डिले हुए हैं, या फिर पेशेंट ही लेट आया हमारे पास में, उसका स्वेलिंग बढ़ गया है ज़्यादा, और कभी कभी क्या है इंट्यूबेट नहीं हो पाता है इतनी ज़्यादा स्वेलिंग्स में, तो कभी कभी उसका टैकीकार्ड अपना इमरजेंसी इंट्यूबेट नहीं हो पाने के कारण हम उसे इमरजेंसी क्रिकोथायरॉयडेक्टमी प्रेफर करते हैं। ठीक है। जिससे कि थायराइड यहाँ से छेद बना के पूरा यहाँ से छेद बना के पूरा हम यहाँ से एयरवे मेंटेन करके देखते हैं। ठीक है। इन्हेलेशन इंजरी देखना है कि ब्रीदिंग लेते टाइम कोई इनहेल तो नहीं कर ली, कोई गैसेस, कोई हार्मफुल केमिकल तो इनहेल नहीं किया है। थर्मल बर्न्स इंजरी टू द लोअर एयरवे, थर्मल बर्न तो नहीं हुआ है, थर्मल बर्न होगा लोअर एयरवे में, वो देखना है। मेटाबॉलिक पाथवेज, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मैकेनिकल ब्लॉक टू ब्रीदिंग, मैकेनिकल ब्लॉक हो जाता है कभी कभी ब्रीदिंग में। ठीक है। वो सब चेक करना है। सर्कुलेशन चेक करना है। सर्कुलेशन में हमें ए और बी देख लिया, एयरवे, ब्रीदिंग, अब सर्कुलेशन देखना है। मेंटेन आईवी लाइन विथ वाइट बोर कैनोला पेरिफेरल। सबसे पहले अब क्या होगा, जब पेशेंट बर्न होगा, बर्न होने के बाद में पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर में आना और इंटरस्टिशियल स्पेस में आना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा आईवी मेंटेन करना पड़ता है, उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन आईवी लाइन, एक आईवी लाइन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा जो कि ब्रॉड और बॉर, वाइड और बॉर कैनुला होगा, जो कि हम लगाते हैं 18 नंबर या फिर 20 नंबर जो कैनुला लगाते हैं हम। ठीक है। इनमें हमारा काम बन जाएगा आराम से। उसको आईवी लाइन हमको सिक्योर करके अच्छा बढ़िया वाला फ्लूइड उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हमें देना पड़ेगा। वन सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन भी अलग से हो तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। सेंटर लाइन से हम कोई सा ही फ्लूइड तेज़ी से हम देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है। इकेरेक्टोमी ऑफ लिम्ब इफ सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज सर्कुलेशन बर्न्स, एस्केरोटोमी भी करेंगे हम लिम्ब की, जो कि सर्कुलेशन में हमें मदद करेगी। फॉर रेसिस्टेशन के लिए हम क्या देखेंगे, इन चिल्ड्रंस विद बर्न्स ओवर 10% एंड एडल्ट्स विद बर्न ओवर 15%, कंसिडर द नीड ऑफ आईवी फ्लूइड रेसिस्टेशन। फ्लूइड रेसिस्टेशन कब करेंगे हम, जब चिल्ड्रंस का बर्न होना 10% हो जाएगा और एडल्ट 15% बर्न हो जाएगा, तो उसे हम आईवी फ्लूइड रेसिस्टेशन में रखेंगे। इफ़ ओरल फ्लूइड्स आर टू बी यूज, साल्ट मस्ट बी एडेड। अगर ओरल फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं हम, ओरली कुछ दे रहे हैं, तो उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको देना पड़ेगा ताकि सोडियम उसमें मेंटेन रहे बॉडी में, इसलिए हम सोडियम से क्या पानी पकड़ के रखेगा और फ्लूइड इम्बेलेंस नहीं होगा, इसी के कारण हम सोडियम देने की कोशिश करते हैं उसमें। फ्लूइड नीडेड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैंडर्ड फार्मूला। फ्लूइड
जो मेंटेन करते हैं बॉडी का जो फ्लूइड मेंटेन होता है वो एक स्पेशल फॉर्मूले से होता है, जो कि हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है और करते भी हैं, ठीक है। द की इज़ टू मॉनिटर यूनिट आउटपुट। द की इज़ टू मॉनिटर यूनिट आउटपुट। एक मॉनिटर जो हमारा होना चाहिए, इसका मॉनिटर और यूनिट आउटपुट, जैसे कि हमारा जो फ्लूइड लगाया गया है पेशेंट को, आई फ्लूइड कितना दिया है और उसको कितना उसका आउटपुट है, ये पूरा चार्टेड या मेंटेन होना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि पेशेंट को हम कितना फ्लूइड दे रहे हैं और कितना यहाँ से फ्लूइड का आउटपुट हो रहा है। उसके लिए हम एक पार्कलैंड करके फार्मूला एक यूज़ करते हैं, जो कि सभी को पता होगा आपको। पार्कलैंड फार्मूला में हम देखेंगे TBS है इंटू वेट, टोटल बर्न इंटू वेट केजी के अंदर इंटू 4 इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। हाफ दिस वॉल्यूम इज़ गिवन इन फर्स्ट 8 आवर्स। हाफ वॉल्यूम इसका हम कब देंगे, पहले 8 घंटे में। सेकेंड हाफ इज़ गिवन इन द सब्सिक्वेंट 16 आवर्स, और सेकेंड हाफ कब देंगे, 16 घंटे के अंदर, ठीक है। फर्स्ट हाफ कब देंगे, फर्स्ट 8 आवर, पहले 8 आवर में, और 16 आवर में दूसरा हाफ हम देंगे, ठीक है। क्रिस्टलॉइड रिंगल लेक्टेड देंगे। क्रिस्टलॉइड जो होगी हाइपरटोनिक सलाइन बहुत ज़्यादा देंगे, क्योंकि जो कि हाइपरटोन जो होते हैं अपने आयंस होते हैं, उनका रिलीज़ होना ज़्यादा हो जाएगा, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमको, या हाइपरटोनिक सलाइन जो है हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। ह्यूमन एल्बुमिन सोल्यूशन देना पड़ेगा। पेरेंट्रल फ्लूइड देना पड़ेगा, जो कि हमें ह्यूमन एल्बुमिन आता है, उसके अंदर एल्बुमिन का बहुत ज़्यादा लेवल इसमें कम हो जाता है बर्न केसेस में, इसीलिए ह्यूमन एल्बुमिन भी लगेगा। कोलॉइड रेसिसिटेशन, कोलॉइड भी लगेंगे, बहुत सारे जो फ्लूइड होते हैं कोलॉइड फ्लूइड वो भी लगेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन में हम देखेंगे, न्यूट्रिशन में क्या क्या देंगे। बर्न पेशेंट्स नीड एक्स्ट्रा फीडिंग देनी पड़ेगी उनको, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो खाता है पीता है उससे तो कहीं अधिक उसको लगेगा, क्योंकि वो बर्न पेशेंट है और उसकी बहुत सारी जो कि इम्बैलेंस है उसको बचाने के लिए और फिर उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसको वापस उसकी नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए हम एक्स्ट्रा फीडिंग कराएंगे उसको। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब शुड बी यूज्ड इन ऑल पेशेंट्स विद बर्न ओवर 15%। एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आती है जो कि NG ट्यूब हम बोलते हैं, जो हॉस्पिटल्स में अधिकतर हम देखते हैं ICUs में और क्रिटिकल एरियाज़ में NG ट्यूब लगाकर यूज्ड ऑल पेशेंट विद बर्न ओवर, जो 15% के जो टोटल बॉडी जो बर्न है 15%, टोटल बॉडी से जो 15% बर्न है उनको हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा के फीडिंग कराने के लिए करते हैं, ठीक है। रिमूविंग द बर्न एंड अचीविंग हीलिंग स्टॉप्स द कैटाबॉलिक ड्राइव। रिमूविंग द बर्न को रिमूव एंड अचीव हीलिंग स्टॉप द कैटाबॉलिक ड्राइव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। मॉनिटर करना और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। बर्न पेशेंट्स आर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, इम्यून बहुत ज़्यादा सिस्टम वीक होता है। दे आर ससेप्टेबल ऑफ इन्फेक्शंस थ्रू मैनी रूट्स, बहुत सारे रूट से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया में नहीं रह सकते, बिल्कुल क्लीन एरिया में रखना है और इन्फेक्टेड चीज़ों को बिल्कुल नहीं छूना है। उसी टाइप से ये ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन होने में बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कट स्किन है, जहाँ पर बर्न हुआ है वहाँ से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। स्टेराइल प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, सारे स्टेराइल प्रोसीजर ही करना है। बर्न पेशेंट को बिल्कुल भी ऐसे टच नहीं करना है बिना ग्लव्स के या फिर बिना किसी प्रोसीजर के, स्टेराइल प्रोसीजर के, ठीक है। स्वैब शुड बी यूज रेगुलरली, स्वैब रेगुलरली यूज़ करना है। अ राइज इन WBC काउंट, थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड इंक्रीज कैटाबॉलिज्म आर वार्निंग ऑफ इन्फेक्शंस। कैटाबॉलिज्म का बढ़ना जो प्रोसेस होती है अपनी बॉडी में, एक WBC काउंट का बढ़ना जिसमें इन्फेक्शन बढ़ता है, और थ्रोम्बोसाइटोसिस जो होती है, इन सब चीज़ों में हमें पता चल जाएगा कि हाँ पेशेंट को इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है। टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ डीप बर्न्स का टॉपिकल ट्रीटमेंट क्या होगा। टॉपिकल ट्रीटमेंट जो कि हम क्रीम्स या फिर वो लगाते हैं, सलाइन वगैरह, जो भी ट्रीटमेंट होगा, टॉपिकल ट्रीटमेंट करना होगा तो उसका हम क्या देखेंगे। 1% सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम, 1% सल्फा डाइजीन क्रीम आता है, उसे हम अप्लाई करेंगे। 0.5% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी आता है, उसे हम यूज़ करेंगे। मेफेनाइट एसीटेट क्रीम, सीरम नाइट्रेट, सिल्वर सल्फर डाइजीन एंड सीरम नाइट्रेट, ये सब टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं डीप बर्न्स के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग फॉर बर्न्स, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं बर्न्स की ड्रेसिंग के लिए। फुल
थिकनेस एंड डीप डर्मल बर्न्स नीड एंटी बैक्टीरियल ड्रेसिंग टू डिले कोलोनाइजेशन प्रायर टू सर्जरी। सर्जरी के पहले हम क्या क्या करेंगे? थिकनेस एंड डीप डर्मल बर्न्स नीड एंटी बैक्टीरियल जो एजेंट्स होते हैं वो हमें यूज़ करना होते हैं सर्जरी के पहले, जो कि बहुत डीप और थिक बर्न में यूज़ होते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल बर्न्स विल हील एंड रिक्वायर सिंपल ड्रेसिंग। सुपरफिशियल जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत जल्दी सुपरफिशियल जो बर्न होते हैं वो बहुत जल्दी हील हो जाते हैं और उन्होंने माइनर ड्रेसिंग में काम हो जाता है, हमें सिंपल ड्रेसिंग में ही यूज़ कर लेते हैं। एंड ऑप्टिमल हीलिंग इन्वायरमेंट कैन मेक डिफरेंस टू आउटकम इन बॉर्डरलाइन डेप्थ ऑफ बर्न्स। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा सेफ्टी और बर्न्स से बहुत ज़्यादा सेफ